प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इन दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था? आज हम उसी 600 साल के लंबे ब्रिज, उसी पुल की बात करने वाले हैं। ये वो दौर था जिसने सच में हमारे इतिहास का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया और आने वाली कई सदियों की नींव रखी। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बहुत बड़ा पूरे देश को जोड़ने वाला पुराना साम्राज्य अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसा विशाल साम्राज्य टूटा और देखते ही देखते पूरा देश कई छोटे छोटे लेकिन सांस्कृतिक रूप से बेहद वाइब्रेंट हिस्सों में बंट गया। इस पूरे 600 साल के सफर को हम फटाफट इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे एकता का अंत कैसे हुआ, फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, उसके बाद सामंतवाद का दौर, फिर मंदिर, आस्था और संस्कृति, और आखिर में कैसे नए आक्रमणों ने एक नए युग की शुरुआत की। अगर हम इस पूरे दौर का एक मैक्रो लेवल व्यू लेना तो हर्षवर्धन के शासनकाल से लेकर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक ये 600 सालों का सफर उथल-पुथल से भरा हुआ था। हर एक सदी में कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा बदल रहा था। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, एकता का अंत। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन और 647 सीई में हर्षवर्धन के जाने के बाद हुआ ये कि उत्तर भारत में कोई एक बड़ी मजबूत ताकत बची ही नहीं। मतलब एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। जो राजनीतिक एकता थी वो बिल्कुल गायब हो गई और उसकी जगह ले ली अलग अलग कबीलाई ताकतों ने। और इसी पावर वैक्यूम से जुड़ा है हमारा दूसरा हिस्सा, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब दबदबे की इस रेस में जो सबसे दिलचस्प चीज हुई वो था त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। कन्नौज शहर पर कब्जा करने के लिए पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार, बंगार के पाल और दक्कन के राष्ट्रकूट, ये तीनों आपस में भिड़ गए। और इस लंबी खींचतान का नतीजा क्या हुआ? उत्तर भारत अंदर ही अंदर बहुत कमजोर हो गया। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच भारत के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में राजपूतों का जबरदस्त उदय हुआ। चौहान, परमार, सोलंकी और चंदेल जैसे राजवंश, इन्होंने एक ऐसा समाज खड़ा किया जहां अपने कबीले के प्रति गहरी वफादारी थी। बड़े बड़े और अभेद्य किले थे और एक बहुत ही प्राउड वॉरियर ट्रेडिशन था। खैर, ये तो बात हुई उत्तर की। लेकिन अगर हम उसी वक्त दक्षिण भारत की तरफ देखें तो कहानी बिल्कुल अलग थी। वहां पल्लव और चोल जैसी ताकतें अपने चरम पर थीं। पल्लव जहां पहाड़ों को काटकर शानदार मंदिर बना रहे थे, वहीं चोल राजवंश अपनी पावरफुल नेवी और बेहतरीन ग्राम प्रशासन के जरिए पूरे नक्शे पर छा रहा था। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, सामंतवाद का युग। आखिर इतने टुकड़ों में बटे होने के बावजूद ये पूरा सिस्टम चल कैसे रहा था? इसका जवाब है भारतीय सामंतवाद। जमीन दान करना, जमींदारों का दबदबा और विकेंद्रीकृत सत्ता, यही वो गोंद था जिसने इस पूरे युग की अर्थव्यवस्था और राजनीति को जोड़कर रखा था। ये सिस्टम काम कैसे करता था? बड़ा सिंपल है। राजा ने अपनी जमीन ब्राह्मणों, अधिकारियों या जागीरदारों को दान में दे दी। जिन्हें ये जमीन मिली वो सामंत कहलाए। अब ये सामंत उस जमीन से टैक्स वसूलते थे और बदले में विकेंद्रीकृत राजा को मिलिट्री सपोर्ट देते थे। लेकिन इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आंतरिक व्यापार कम होने लगा और समाज तेजी से ग्रामीण या रूरल होने लगा। इसके बाद आता है हमारा चौथा हिस्सा, मंदिर, आस्था और संस्कृति। राजनीतिक रूप से बटे होने के बावजूद ये दौर कला का स्वर्ण युग था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय के राजा मैदाने जंग में तो लड़ते ही थे, लेकिन शानदार वास्तुकला में भी एक दूसरे से खूब मुकाबला करते थे। इसी से दो बहुत स्पष्ट शैलियां बनी। उत्तर भारत में नागर शैली, जिसमें चंदेलों द्वारा बनाए गए खजुराहो जैसे घुमावदार शिखरों वाले मंदिर बने, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, जहां आपको बृहदीश्वर मंदिर जैसे पिरामिड के आकार के विशाल टावर और गोपुरम देखने को मिलते हैं। और मजे की बात देखिए, दक्कन के इलाके में इन दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर देखने को मिला, जिसे विसारा शैली कहते हैं। मतलब राजनीतिक सीमाएं चाहे जो भी रही हों, कला और संस्कृति का आदान प्रदान कभी नहीं रुका। और संस्कृति की बात हो रही है तो हम भक्ति आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं? ठीक इसी दौरान दक्षिण भारत के शैव नयनार और वैष्णव अलवर संतों ने कठोर कर्मकांडों को सीधा चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी जटिल पूजा पाठ की नहीं, बल्कि सीधे सच्चे इमोशनल कनेक्शन और व्यक्तिगत भक्ति की जरूरत है।
इसके अलावा इतने उथल-पुथल वाले दौर में भी शिक्षा के केंद्र पूरी तरह से एक्टिव थे। पाल साम्राज्य के सपोर्ट से नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय उस समय भी महायान बौद्ध धर्म और शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने रहे और दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करते रहे। आखिरकार हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, आक्रमण और एक नए युग की शुरुआत। तो देखिए, जब घर अंदर से बटा हुआ हो तो बाहरी ताकतों का आना तो तय है ना। यही हुआ राजपूत राज्यों के साथ। उन्हें अरब और तुर्की आक्रमणों का सीधा सामना करना पड़ा। 712 सीई में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला और उसके बाद महमूद गजनी के ताबड़तोड़ तुर्की आक्रमण, इन सब ने इस विकेंद्रीकृत सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, जहां पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 1192 में गोरी वापस लौटा और तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने राजपूतों को हरा दिया। ये इतिहास का एक ऐसा नाटकीय उलटफेर था जिसने भारत में तुर्की शासन का दरवाजा खोल दिया। साल 1206 ये वो साल था जब आधिकारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। और इसी के साथ हमारा ये अर्ली मेडिवल पीरियड यानी प्रारंभिक मध्यकालीन युग हमेशा के लिए एक नए दौर में तब्दील हो गया। अब जरा इस पूरी कहानी पर एक पल के लिए गौर कीजिए। एक ऐसा दौर जहां हर तरफ राजनीतिक बंटवारा था, सामंतवाद था, एक दूसरे से लड़ाइयां थी। उसी दौर ने भारत को सबसे मजबूत सांस्कृतिक, भाषाई और शानदार वास्तुकला की नींव भी दी। आखिर एक बिखरते हुए साम्राज्य ने इतनी वाइब्रेंट सभ्यता को जन्म कैसे दिया? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।